three things which are in content are problem solving, decision making, and then some Corona stories are there. Couple of Corona stories are there. I request everybody to keep yourself there in the presentation for these stories also. These are very interesting stories and are very much relevant to whatever the situations we are going through right now. And I hope you will enjoy these stories and you will tell to your families, your friends, your neighbors, and everybody through the social media, so that they will also got aware and we can get some benefit out of it. So I request everybody to keep yourself inside into the presentation for these stories as well. So to start with problem solving, we talk about the definition of problem. The problem is nothing but which is not as per our specification or not for as our requirement. That is we normally call it a problem. Just we talk about the corona is a problem. Lockdown is just one of the solution. As we all know, lockdown is one of the solutions. Second solution may be to kill the virus, which is not presently available with us. So we are taking lockdown as the one of the solution, and we are following it. So the problem are of two types: simple problem and critical problem or complex problem. Simple problem is something like sugar, tea without sugar, or बिना नमक का सब्जी. ये जो है, these are the example of simple problems where we know the problem and we can immediately go for the solution with just our common sense. उसके लिए हमें कोई नया सोचने की या डीप थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर द सिंपल प्रॉब्लम वी कैन इमीडिएटली सॉल्व विद जस्ट आवर कॉमन सेंस. तो कई ये बात कही जाती है कि ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स आर दोज which are simple problem and can be solved immediately with our common sense only. Only thing how we approach the problem is important. ये सारी चीजें हम आगे जब जाएंगे तो हमें पता चलेगी. अलग अलग स्लाइड्स में इसको मैं और डिटेल में आपको बताता जाऊंगा. दूसरा जो टाइप है वो दैट इज क्रिटिकल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. द क्रिटिकल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज समथिंग which requires some additional thinking, some additional information, some additional efforts to resolve that problem. और उसके लिए हमें कई बार इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे, और साथ ही में आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ थिंकिंग करना पड़ेगा. जो आगे का जो स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग पजल्स है या फिर कुछ ऐसे गेम्स है जो हम रेगुलरली बचपन में खेलते आए हैं. आज भी कई लोग इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं. तो इन सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन. जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, की और लॉक. कोई ताला है, ताले के लिए जो चाबी है वो चाबी परफेक्ट होनी चाहिए. अगर परफेक्ट नहीं है तो ताला खुलेगा नहीं. तो उसी तरह हर प्रॉब्लम का अपना एक सोल्यूशन होता है. जब तक वो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचता है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. वो चाबी जब तक ताले के हिसाब से नहीं बनी होती है तब तक वो ताला नहीं खुलेगा. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंगली वी हैव टू अडॉप्ट द सोल्यूशन. जैसे मैं बात कर रहा था सेकंड टाइप इज क्रिटिकल प्रॉब्लम. तो क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ थिंकिंग करना पड़ेगा, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, कुछ अलग अप्रोच चाहिए, और उसके लिए क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी चाहिए. तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम होता क्या है उसके लिए मैं एक स्टोरी आपको बता रहा था कि ये स्टोरी है फार्मर और लैंडलॉर्ड की. एक किसान है और एक साहूकार है, और किसान ने साहूकार से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है और कर्जे के अंदर वो डूबता चला जा रहा है. वो कर्जा वापस साहूकार को नहीं दे पा रहा है. बिकॉज ऑल वी नो दैट फार्मर्स आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन ऑलवेज, क्योंकि नेचर का जो अलग अलग तरीका होता है उसके वजह से उसको उतना मुनाफा नहीं मिलता है. फाइनेंशियली फार्मर्स आर नॉट वेरी गुड इन मोस्ट ऑफ द सेंस. और उसी समय काफ़ी सारी नेचर्स के प्रॉब्लम्स है, उसके वजह से वो फार्मर जो साहूकार का कर्जा है वो चुका नहीं पाता है. तो वो कर्जे के तले दबा हुआ है. साहूकार उसके पीछे पड़ा है कि मेरा कर्जा वापस दे दो, लेकिन वो किसान नहीं दे पाता है. एक दिन साहूकार कर्जा मांगने के लिए उसके घर तक आके पहुंचता है. जब वो घर में आता है तो देखता है कि किसान बैठा हुआ है. वो उससे बात करता है कि मेरा कर्जा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मेरा कर्जा वापस दे दो, बहुत दिन हो गए. और तभी उसकी नज़र उसकी बेटी जो 19-20 साल की बेटी है उसके ऊपर पड़ती है. तो साहूकार उस बेटी को देखता है, वो बहुत सुंदर है. तो साहूकार उसके सामने एक और प्रस्ताव रखता है. वो बोलता है कि देखो तुम्हारा कर्जा तो मुझे वापस नहीं दे पाओगे, तो आप एक कर सकते हो कि कर्जे की जगह तुम अपने बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उससे मेरी शादी बनाओ. तो जो किसान होता है वो बहुत डर जाता है, क्योंकि बेटी उसकी जवान भी है और 18-19 साल की बेटी
और साहूकार बूढ़ा हुआ है, तो वो सोच रहा है अगर मैं ये करता हूँ तो कहीं ना कहीं बेटी का नुकसान होने वाला है। तो साहूकार से बात करता है कि ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। साहूकार निकल जाता है। उसके बाद कई बार वो उसको रिमाइंड करता है कि अगर तुम कर्जा नहीं देने वाले हो तो कम से कम अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। तो कहीं ना कहीं वो साहूकार और बेटी दोनों घबराए हुए हैं, बहुत मुश्किल परिस्थिति में है। और तभी उस गांव में एक साधु आ जाता है। तो साधु जो आता है उससे वो किसान मिलता है, उससे उससे बात करता है कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है और साहूकार मेरे पीछे पड़ा है कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं, जो पॉसिबल नहीं है, उससे मेरी बेटी का नुकसान होने वाला है, उसका भविष्य खतरे में आने वाला है, तो आप कुछ मुझे मदद कीजिए। तो साहूकार बोलता है ठीक है, मैं वो संत बोलता है ठीक है, मैं साहूकार से बात करता हूँ। और वो साहूकार के पास जाता है। तो साहूकार भी उसकी कहानी सुनाता है कि इतने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं दिया और उससे पैसा आने की कोई उम्मीद भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा है। तो अब इस संत के सामने एक प्रश्न निर्माण होता है कि मैं क्या करूं। तो दोनों को बोलता है ठीक है, आप कल आ जाओ पंचायत के सामने, आप दोनों का फैसला सुनाता हूँ। तो दूसरे दिन पंचायत के सामने साहूकार भी आता है, किसान भी आता है, उसकी बेटी भी रहती है। तो संत उस साहूकार को और उस किसान को बोलता है कि मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ, एक कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो बोलता है कि एक कपड़े की कपड़े का एक ये लाओ, बैग लाओ, और उस बैग में जो सामने पड़े हुए पेबल्स है या फिर जो स्टोन्स है, उसमें से सफेद रंग का एक स्टोन और ब्लैक कलर का एक स्टोन निकालो और वो दोनों स्टोन उस बैग में डालो। और क्या करना है, वो लड़की को दोनों में से एक स्टोन को चुनना है। अगर वो सफेद स्टोन चुनती है तो वो लड़की को वो जो साहूकार है उससे शादी नहीं करनी है और फिर भी साहूकार उसका कर्जा माफ कर देगा। और अगर वो ब्लैक स्टोन को चुनती है तो लड़की को साहूकार के साथ शादी करनी है और वो कर्जा माफ कर देगा। तीसरा सिचुएशन उन्होंने ये बताया कि अगर लड़की दोनों स्टोन उठाती है एक साथ या फिर स्टोन उठाने से इनकार कर देती है तो साहूकार को पूरा अधिकार है कि वो किसान को पंचायत के सामने पुलिस के हवाले कर दे, ताकि उसने अभी तक कर्जा नहीं फेरा तो उसको वो पुलिस के हवाले कर सकता है। तो तीन सिचुएशन उन्होंने सामने रखी है। जो साहूकार है नीचे झुकता है और उसमें से दो पेबल्स उठाता है। लड़की घबराई हुई है, लड़की के पास पता चलता है लड़की को कि उसमें से एक ही सिचुएशन है जो उसके फेवर में जाती है कि सफेद वाला स्टोन। अपन सफेद वाला स्टोन हाथ में आता है तो ही वो बच जाती है। अगर काला वाला स्टोन आएगा तो उसे उस साहूकार से शादी करनी पड़ेगी और वो इनकार कर देती है तो उसके पिताजी को जेल जाना पड़ेगा। तो उसके सामने सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर वो बच सकती है। तो इस मानसिकता में वो घबराई हुई है और वो देखती है साहूकार की तरफ। तो साहूकार ने उसी टाइम पे एक चालबाजी की है। उसने नीचे झुकते हुए दो जो पेबल्स उठाए, उसने क्या किया, उसने दोनों काले पेबल्स उठाए और उस बैग में रखे। उसे एक्चुअली एक काला और एक सफेद पेबल निकालना था। उसने क्या किया, दोनों काले पेबल निकाल के बैग में डाल दिए। वो लड़की के समझ में आया कि उसने दोनों काले पेबल डाल दिए, मैं कोई भी पेबल उठाऊंगी तो काला ही पेबल आने वाला है, इसका मतलब मुझे उस साहूकार से शादी भी करनी पड़ेगी और साथ ही में दूसरा ऑप्शन उसके पास रहता है कि वो दोनों काले पेबल्स उसने उठाए या ये चीज उस पंचायत को बता दी। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो पंचायत के लोगों के सामने अगर वो साहूकार की पोल खोल देती है तो साहूकार उसको और उसके घर वालों को आगे जाके तकलीफ देने वाला था, इसलिए वो भी वो नहीं कर सकती थी। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसके सामने सवाल है कि वो क्या करे। अगर कोई भी स्टोन उठाती है, कोई भी पत्थर उठाती है तो उससे तो किसी भी हाल में उस साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर उसे नॉर्मल सोल्यूशन कोई नहीं है। तो क्या करेगी वो लड़की, करेगी क्या? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उस स्टोरी का उत्तरार्ध ये है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से अपने आप को कैसे निकालती है। मैंने जैसे कहा कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ इंटेलिजेंस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस से काम नहीं चलता। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट नॉर्मली वी डू, व्हाट नॉर्मली कन्वेंशनली वी डू। तो लड़की क्या करती है, लड़की सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो सोच के ऐसा फील आती है जैसे कि वो पत्थर निकाल रही है और पत्थर निकालते निकालते उसे एक, हेलो, कोई म्यूट नहीं कर रहा है अपने आप को, कौन है वो?
म्यूट नहीं करना है तो प्लीज बाहर निकल जाओ इससे, पार्टिसिपेंट से, सबको डिस्टर्ब मत करो। तो लड़की के सामने जो क्वेश्चन है दैट इज का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो वो सोचती है कि अगर मैं हाथ एक स्टोन निकालती हूँ तो वैसे भी काला स्टोन नहीं निकलने वाला है, मुझे पता है कि वो दोनों काले स्टोन है, वे काला स्टोन है तो मुझे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी, अगर मैं ना बोलती हूँ तो पिताजी को जेल में जाना पड़ेगा, तो शी इज इन डिफरेंट कि क्या करे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन जैसे मैंने बताया आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचना पड़ेगा। तो शी उसके सोच में रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसने अचानक उससे एक चीज याद आती है और वो क्या करती है, उसमें से एक स्टोन निकालती है, और जैसे स्टोन निकालती है वो ऐसा दिखाती है उसको चक्कर आ गया, और चक्कर आते आते वो थोड़ी सी नीचे झुक जाती है और अपने हाथ में जो स्टोन निकाला हुआ है वो नीचे फेंक देती है। नीचे ऑलरेडी बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं, काले हैं, सफेद है, तो जो भी स्टोन नीचे गिर जाता है वो स्टोन में मिक्स हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा स्टोन नीचे गिरा। साहूकार पूछता है लड़की को, अरे तुमने तो स्टोन नीचे फेंक दिया, अब पता कैसे चलेगा। साधु सामने आ जाता है, साधु बोलता है ठीक है उसका हाथ से तो स्टोन निकल गया, लेकिन आपने दो स्टोन निकाले थे, एक सफेद वाला निकालता एक काला वाला निकालता, एक स्टोन तो अभी भी वो बैग के अंदर है, अगर वो स्टोन सफेद है तो उसने काला स्टोन निकाला है, और वो स्टोन अगर ब्लैक है तो उसने सफेद स्टोन निकाला है। ये तो सीधी सी बात आपको समझ में आएगी। तो बैग में कौन सा स्टोन है देखिए और पहचानिए कि इस लड़की ने कौन सा स्टोन निकाला था। तो बैग में तो काला स्टोन निकलता है, इसका मतलब लड़की ने सफेद वाला स्टोन निकाला था, ये सोच के वो लड़की को उस साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ती है, कर्जा भी माफ हो जाता है। अब वो साहूकार सब लोगों के सामने ये तो नहीं बता सकता कि मैंने चालाकी से दोनों ब्लैक स्टोन निकाले थे। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग करनी पड़ती है, कई बार चालाकी को चालाकी से उत्तर देना पड़ता है। ये स्टोरी का बेसिक ये है कि किस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ सकता है और किस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से हमें निपटना है। दूसरी सीख हमें इस स्टोरी से ये भी मिलती है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम प्रॉब्लम से डरते हैं और प्रॉब्लम से डरने के बाद हम गिव अप करते हैं, उसमें से उस सामने वाले सिचुएशन को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकलने वाले, और कई बार इस सिचुएशन को लेके हम इतने नाराज हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि हम तो उस समय पर जो चालाकी दिखाना चाहिए, उस समय को जिस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो हम वहाँ पर चूक कर देते, वहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ से हम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। सारी चीज़ें आगे स्लाइड्स में भी आने वाली है, यहाँ पर एक सीख थी इसलिए मैं जानबूझकर आपको बता रहा हूँ। ये जो स्लाइड है इसमें लिखा है यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द सेम लेवल इट हैज क्रिएटेड। जैसे जिस तरह से प्रॉब्लम तैयार हुआ है उसी सोच से अगर हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। यू हैव टू राइज अबव इट टू नेक्स्ट लेवल, मतलब हमें उस प्रॉब्लम से उठकर ज्यादा मेहनत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स न्यू अप्रोचेस। कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो कई बार हमें नया अप्रोच लेके सॉल्व करना है। जैसे हम बात सभी अभी जो बात कर रहे हैं बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम के बारे में हमने सोचा कि वहां पर हमें कॉमन सेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वहां पर। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें सोच की जरूरत है, वहां पर वी रिक्वायर न्यू अप्रोचेस। और नीचे क्या लिखा है, वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग वी यूज व्हेन वी क्रिएटेड इट। प्रॉब्लम कौन तैयार करता है? बेसिकली प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय अस ओनली। प्रॉब्लम कोई दूसरा निर्माण नहीं करता है, प्रॉब्लम भी हम खुद तैयार करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम खुद ही ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम जब जनरेट होता है हमारी तरफ से तो जो थिंकिंग हमारी होती है उस थिंकिंग से लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने एक और स्टोरी है, फादर और डॉटर की स्टोरी है। एक फादर है जो अपना काम करने में व्यस्त है और बहुत ही तल्लीनता से काम कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी है 4 साल की, और वो उनके पीछे पड़ी है, पापा मेरे साथ खेलो, पापा मेरे साथ समय बिताओ, मुझे आपके साथ खेलना है। और वो फादर बहुत ही तल्लीनता से काम कर रहे हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक आधा पौन घंटा 1 घंटा पर मुझे इस काम में फोकस करना है, उसके बाद मैं लड़की से खेलूंगा, तब तक ये लड़की को मुझे कहीं ना कहीं उसे चुप कराना है। तो उसलिए क्या करते हो, उनके सामने पेपर रहता है, उस पेपर में क्या बोलते हैं उसको, एक मैप रहता है।
तो क्या करते हैं, वो मैप देखते हैं, पेपर का वो पन्ना निकालते हैं, मैप को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ देते हैं और लड़की के हाथ में थमा देते हैं। वो लड़की को बोलते हैं कि बेटा जाओ, ये मैप था, इसे मैप को ठीक से जोड़ के लाओ। तो उनको लगता है कि अब ये लड़की अंदर जाएगी, इस मैप को जोड़ने में कम से कम एक आधा पौन घंटा तो उसे लगेगा, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ और बाद में लड़की से खेल देता हूँ। तो लड़की अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर ही लड़की बाहर आती है और वो पापा से कहती है कि पापा मैंने मैप को जोड़ दिया है, आप आके देखिए। तो उस पिताजी को समझ नहीं आता है इतना क्रिटिकल, एक कोई भी मतलब अलग किस्म का मैप है जो आसानी से इजीली कोई भी नहीं जोड़ सकता है, उस लड़की ने इतने जल्दी कैसे जोड़ दिया। उसे लगता है कि शायद उसको फंसा रही है। तो फिर पिताजी बोलते हैं नहीं बेटा, तुमने नहीं ठीक से नहीं जोड़ा होगा, आप वापिस जाके एक बार देखो। तो वो लड़की बोलती है नहीं पापा मैंने बराबर जोड़ा है, आप आके देखो। पिताजी को थोड़ा आश्चर्य लगता है, वो अंदर जाते देखते देखते तो बिल्कुल सही तरीके से मैप उसने जोड़ा हुआ है। तो उनके समझ में आता है इतना क्रिटिकल मैप जो शायद मैं भी खुद जोड़ने को बैठता हूँ तो मुझे भी कम से कम 15-20 मिनट लगते, ये लड़की ने 2 मिनट के अंदर कैसे जोड़ दिया। तो लड़की को पूछते हैं बेटा क्या किया तुमने, कैसे किया। तो बेटी ने बोला जब आप पन्ना फाड़ रहे थे तो मैंने देखा कि वो पन्ने के पीछे बाजू में एक औरत की छवि है, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो औरत की छवि को जोड़ा और फिर पलटा कर दिया, तो मेरा औरत की छवि जुड़ गई, इसका मतलब मैप जुड़ गया। तो लड़की ने मैप जोड़ने के लिए उसके पीछे होने वाली औरत की छवि को जोड़ा। तो एक नया अप्रोच, चीजों को प्रॉब्लम को देखने का नया अप्रोच हमारे पास भी आना चाहिए कि हम, नहीं तो कोई लड़का होता तो मैप को जोड़ता रह जाता, लेकिन उस लड़की ने उसका ऑब्जर्वेशन देखिए, उसने पहले देख लिया था कि वो पीछे छवि है, उसके दिमाग में आया कि अगर मैप जोड़ते बैठूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि मैं वो छवि को, एक औरत की छवि को जोड़ना बहुत आसान है, आप आसानी से उसके टुकड़े टुकड़े को जोड़ के औरत की छवि आप देख सकते हैं, मैप को जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया, वो औरत की छवि को जोड़ दिया और उसको फिर पलटी करके पिताजी को दिखा दिया, देखो मैंने मैप जोड़ दिया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग is very important, that is what we call as a problem solving requires new approaches। अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुना हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर्स के इसके ऊपर पूरे के पूरे टॉपिक्स आए हुए हैं कि किसी भी चीज में ऑपरेशन जो है अपनी नजर का हो सकता है, मतलब हमें दिखाई कम देता है तो उसको ऑपरेशन हो सकता है, मोतीबिंदु का ऑपरेशन हो सकता है, हमारा नंबर कम ज्यादा है तो उसको ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन हमारा जो नजरिया है चीजों को देखने का, हमारा दृष्टिकोण है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वी हैव टू चेंज इट बाय आवर ओन, उसका कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है। वी हैव टू चेंज दैट एस्पेक्ट, वी हैव टू चेंज दैट एटीट्यूड बाय आवर ओन। ऑपरेशन तो नजर का हो सकता है, नजरिया का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। सो हमारी सोच या हमारा नजरिया बदलना चाहिए टुवर्ड्स दी सीइंग द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ देखने का हमारा जो नजरिया वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मेरे ख्याल में फॉन्ड्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इफ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेरे पास 1 घंटा है अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आई विल स्पेंड 55 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट्स थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास अगर 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसमें से 55 मिनट मैं उस प्रॉब्लम को समझने में, उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करने में लगाऊंगा, और तब जाके 5 मिनट के अंदर मुझे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह से मैं समझूंगा, इतनी अच्छी तरह से प्रॉब्लम को मैं सामने लाऊंगा कि तो ये 55 मिनट अगर हम सोचने में लगाएंगे, प्रॉब्लम को सही तरीके से सोचेंगे, प्रॉब्लम को सही तरीके से समझेंगे, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसका हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसके लिए मैं कोई भी प्रॉब्लम को अगर हमें डिफाइन करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे हम सीए पे भी लिखते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। हम प्रॉब्लम को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम को किस तरह से समझते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा निर्भर करता है। उसी के लिए एक स्टोरी है मेरे पास, एक संत की स्टोरी है। एक संत है, उसके 2 शिष्य हैं, और 2 शिष्यों के बीच में बातचीत चल रही है। तो एक शिष्य उसमें से पूछता है दूसरे शिष्य को कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं टीवी देख सकता हूँ क्या? जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं टीवी देख सकता हूँ क्या? तो दूसरा शिष्य बोला आप जाके अपने गुरुजी से पूछे।
तो जाता है गुरुजी के पास, गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं टीवी देख सकता हूँ क्या? तो गुरुजी बोले अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक शिष्य निकले मेरे, मैंने तुम्हें इतने दिन सिखाया लेकिन तुम कुछ सीखे नहीं। तो बोला क्या हो गया? अरे बोला कोई अपना प्रार्थना करते समय कोई टीवी देखता है क्या? तो गुस्सा तो निराश होके वो शिष्य वापस जाता है, दूसरे शिष्य से बात करता है कि हाँ गुरुजी ने बहुत चिल्लाया मेरे ऊपर। तो दूसरा शिष्य बोला तुमने सही तरीके से तुम्हारी बात नहीं रखी होगी। तो बोला तुम जाके रखो। तो वो दूसरा शिष्य जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी को पूछता है गुरुजी मैं टीवी देखते समय प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? क्या पूछता है कि मैं टीवी देखते समय प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो तुम कितने अच्छे शिष्य हो, तुम्हें टीवी देखते समय भी अपना प्रार्थना का सूझ रहा है कि टीवी देखते समय भी तुम सोच रहे कि मैं भगवान का नाम ले लूं, ये बहुत बड़ी बात है, तुम तो बहुत अच्छे शिष्य हो। एक ही सिचुएशन है, एक ही बात है, दोनों ने अलग अलग तरीके से कही है। पहले ने ये कहा कि मैं प्रार्थना करते समय टीवी देखता हूँ, दूसरे ने कहा मैं टीवी देखते समय प्रार्थना करता हूँ। तो उसे रखने का तरीका अलग अलग है। तो इसका मतलब है कोई भी प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट हम किस तरह निकालते हैं उसके ऊपर भी उसका सोल्यूशन डिपेंड करता है। अगर हमने उसे सही तरीके से स्टेट नहीं किया, डिस्क्रिप्ट नहीं किया, तो कई बार हमारा सोल्यूशन भी गलत होने का चांसेस रह जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टू गेट राइट आंसर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर भी हमारा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। अ प्रॉब्लम डिफाइंड इज हाफ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर जो प्रॉब्लम अगर हम सही तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसका आधा सॉल्यूशन तो अपने आप निकल आता है, क्योंकि जितना सही तरीके से आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे उतना सही तरीके से आपको सॉल्यूशन ढूंढने में आसानी होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रॉब्लम किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन इट इज स्मॉल इन नेचर। कोई भी प्रॉब्लम जब छोटा हो तभी उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर वो बढ़ता जाएगा तो फिर हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम अभी कोरोना कोविड-19 के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब प्रॉब्लम छोटा है हमारे देश में, अभी तक वो थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी तक मल्टीपल केसेस नहीं हो रहे, तभी उसको सॉल्व करना, तभी उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, वहाँ पर प्रॉब्लम ने छोटा था, उन्होंने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। सो नाउ इट इज़ बिकम अ बिग हैवक। वहाँ पर अभी जाके बहुत मुश्किल हो चुकी है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना उनके लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जब प्रॉब्लम छोटा हो उसी टाइम पे अगर उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसी टाइम पे अगर हम उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे तो शायद हम उस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। एक फादर और बेटे की स्टोरी है। बेसिकली एक फादर है और वो फादर इज और चाइल्ड दोनों मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। और जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो जब घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो बेटे को ऐसा लगता है कि दोनों में एक रेस लगाएंगे, दोनों सोचते हैं कि एक रेस लगाएंगे। तो बेटा बोलता है अपने फादर से कि हम एक रेस लगाएंगे, दौड़ेंगे सामने और कौन देखता है कौन जीतता है। तो दोनों स्टार्ट कर लेते हैं। बोथ स्टार्टेड, फादर एंड चाइल्ड बोथ हैव बीन स्टार्टेड। व्हेन दे स्टार्टेड, आफ्टर सम डिस्टेंस दैट फादर स्लो डाउन एंड चाइल्ड स्टार्ट रनिंग फास्टर। तो जब वो पिताजी रुक जाते हैं तो चाइल्ड पीछे मुड़ के देखता है, फादर से बोलता है कि व्हाई यू स्टॉप, व्हाट हैपन्स। तो फादर बोलते हैं मेरे पाँव में कुछ कंकर गए हैं, देयर इज समथिंग इन माय शूज नाउ एंड आई एम नॉट एबल टू रन नाउ। तो बेटा बोलता है बाद में निकालो, पहले रेस तो पूरी कर लो। लेकिन पिताजी बोलते हैं नहीं बेटा, मैं कंकर निकाल के फिर भागता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने शूज़ में से जो कंकर थे, जो स्टोन्स थे, वो निकाल दिए, फिर शूज़ पहन लिए एंड देन स्टार्टेड रनिंग। तब तक चाइल्ड बहुत आगे निकल चुका था। आगे जाके देखते हैं तो चाइल्ड रुका हुआ है अब, और चाइल्ड के पाँव में से खून बह रहा है, उसमें काफ़ी सारे कंकर शूज़ में से गए हुए हैं एंड ही इज हैविंग लॉट ऑफ पेन इन हिज फीट।
तो पिताजी रुक जाते हैं। पिताजी बोलते क्या हुआ बेटे? तो बोलते हैं कि मेरे पाँव में काफ़ी सारे कंकर गए हैं एंड आई एम नॉट एबल टू रन नाउ। तो पिताजी बोलते यही होता है बेटा, हम जब तुम मेरे पाँव में जब कंकर गए थे मैंने रुका था और मैंने वो कंकर निकालने के बाद मैं चल पड़ा। अगर मैं वही तुम्हारी तरह वैसा ही उस टाइम पे चलता रहा या दौड़ता रहता तो शायद मेरी हालत भी तुम्हारे जैसे होती। जब भी प्रॉब्लम छोटा हो उसे इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बड़ा बन जाता है। तुम रुके नहीं, तुम्हारे पाँव में भी दर्द हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन तुम रुके नहीं क्योंकि तुम्हें रेस जीतनी थी। लेकिन क्या हुआ आखिर में तुम्हारा प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया कि तुम रेस पूरी भी नहीं कर पाओ। तो इस तरह से हमें जब भी प्रॉब्लम छोटा है उसके ऊपर काम करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को बड़ा बनने से रोकना चाहिए ताकि प्रॉब्लम आगे जाके हमें तकलीफ ना दे सके। Try to understand the problem. Many times we in our mind makes a problem bigger. कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन उस प्रॉब्लम को हम हमारे दिमाग में बहुत बड़ा बनाते हैं। हमारा सोचना इतना अलग तरीके से होता है कि हम उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाते हैं और जितना बड़ा बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम के सामने जाने से डर जाते हैं। वी कैन नॉट एबल टू फेस द प्रॉब्लम बिकॉज वी थॉट द प्रॉब्लम इज वेरी बिग। प्रॉब्लम इज लाइक अ ह्यूज डेविल। यहाँ पर डेविल की स्टोरी है और एक बस कंडक्टर की भी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट फियर इनसाइड द माइंड कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, हम कई बार बीच में छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम की तरफ जाने से हम कतराते हैं, सॉल्यूशन को ढूंढने से कतराते हैं और उसके वजह से हम प्रॉब्लम तक पहुंच नहीं पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम हमेशा ही उतना बड़ा नहीं होता है जितना हम दूर से उसे देखते हैं। उसी के ऊपर एक कहानी है, स्टोरी ऑफ डेविल। एक गांव है और उस गांव में एक गांव के बाजू में एक जंगल है और जंगल में एक डेविल रहता है। तो डेविल इज आस्किंग दैट विलेजर्स एवरी ब्लैक नाइट उसे एक यंग लड़का चाहिए होता है और वो एक यंग लड़का उसको लेके जाता है। और गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दिन बीत जाते हैं। हर महीने में अमावस्या की रात में एक लड़के को लेके जाते हैं। वो जो भी लड़का जाता है अंदर उसका दूसरे दिन शव भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर डरे हुए हैं। यही एक अमावस्या की रात आने वाली है, उस समय पर सब गांव वाले जमा हैं और तभी घोड़े पे सवार एक यंग लड़का दूसरे देश से निकल जाता है उस रास्ते से। जब लड़का उन गांव वालों को देखता है तो उसे पता चलता है कि गांव वाले किसी संकट में है। तो उस गांव वालों से पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या आपका? तो गांव वाले पूरी हकीकत उसको बयां कर देते हैं। जब भी हकीकत सुनते हैं तो वो गांव वाले उसको पूरी हकीकत सुनाते हैं। तो लड़का बोलता है ठीक है, आपने जो हकीकत बताई उसके बाद मुझे लग रहा है कि इफ यू गिव अ चांस टू मी आई विल गो टुडे इनसाइड द फॉरेस्ट। तो गांव वाले बोलते हैं कि आप क्यों जाओगे? आप वैसे भी जो अंदर जाता है बाहर नहीं आता है। वाई यू आर नॉट अ विलेजर ऑफ आवर विलेज, तो वाई यू आर टेकिंग दिस रिस्क? तो लड़का बोलता है नहीं, मुझे एक मौका तो दीजिए, जस्ट लेट मी गो एंड सी व्हाट इज देयर। तो गांव वाले बोलते हैं ठीक है जाइए। तो लड़का अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जब भी जंगल में प्रवेश करता है, ही जस्ट सॉ अ वेरी बिग 20-25 फीट बिग डेविल इज देयर। बहुत बड़ा डेविल है। तो पहले तो मन में घबरा जाता है कि इतना बड़ा डेविल है और मैं सामने कैसा जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, आई हैव टू गो, आई हैव टू फाइट अगेंस्ट हिम। तो थोड़ा आगे जाता है, फिर देखता है थोड़ा डेविल का साइज कम हो गया, 20 फीट हो गया। उसके बाद आगे जाता है, 15 फीट हो गया, 10 फीट हो गया। और जैसे वो डेविल के नज़दीक जाता है उसे दिखाई देता है कि एक सैंड का डोंगर है, एक सैंड का डोंगर है, उसके ऊपर एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। There is a one sand hill and a small person standing on that. झट से वो अपने मैन से तलवार निकालता है, ही जस्ट किल हिम, उसको मार देता है। तो होता क्या था, जब भी आदमी अंदर जाता था वो बड़ा डेविल देख के आदमी घबरा के ही मर जाता था। तो किसी ने कोशिश नहीं की कि वो डेविल तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। जब ऐसा लग रहा था उन्हें कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, जबकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं था, प्रॉब्लम बहुत छोटा था। एक छोटा लड़का था, एक छोटा आदमी था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ डरा रहा था गाँव वालों को और गाँव वाले उसके झांसे में आके डर रहे थे और डरने के वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। द पर्सन हु इज फ्रॉम आउटसाइड हैज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। वो घबरा नहीं गया,
वो सामने गया, उस प्रॉब्लम का सामना किया और तब जाके उस टेबल को मार सका। तो कई बार ऐसा ही होता है कि हम सिचुएशन को अपने दिमाग में इतना ले लेते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, उतना उसे इतना भयंकर बना रूप लेते हैं कि हम उसके सामने जाने से डर लेते हैं। ये इसी तरह की एक स्टोरी, वही बात बताने वाली एक स्टोरी है बस कंडक्टर और पठान की। एक बस कंडक्टर है जो वो रेगुलर रूट में बहुत सारे दिन काम करता है, लगभग 20 साल एक ही रूट पे वो बस कंडक्टर का काम करता है और उसके पहचान के सभी जो पैसेंजर है उसके पहचान के हैं। एक दिन एक नया पैसेंजर आ जाता है, वो पैसेंजर होता है 6.5 फुट का लंबा तगड़ा पठान। तो जब भी पठान को देखता है, हमारे कंडक्टर कुछ 5 फुट का रहता है, तो जब भी पठान को देखता है तो वो डर जाता है अंदर से कि इतना बड़ा इतना तगड़ा आदमी हमारे बस में आया है, उसे मैं टिकट मांगूंगा। तो पठान के पास जाता है, उसको बोलता है पठान जी टिकट। वो पठान बड़े बुलंद आवाज में उसको बोलता है पठान कभी टिकट नहीं लेता। तो बोलता है पठान टिकट नहीं लेता है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि इतना बड़ा पठान है, उससे बात कैसे करेंगे, तो टिकट की बात भूल जाता है। ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, पूरा हफ्ता निकल जाता है। हफ्ते के बाद उसे समझ में आता है कि पठान बस में तो आ रहा है लेकिन टिकट नहीं ले रहा है, मैं कितने दिन उसको छोड़ूंगा। बाकी के लोग धीरे धीरे उसको पठान को देख के खुद टिकट निकलना बंद कर देंगे और वैसे भी मेरा इंसल्ट भी हो रहा है उन लोगों के सामने टिकट ना बोलने से। तो एक दिन वो दिमाग में लेके जाता है कि नहीं, अब आज मैं किसी भी हाल में पठान से टिकट कटवा के रहूँगा। तो जाता है, जब भी आदमी अपने अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, जब भी अपने आदमी अंदर से एक एटीट्यूड उसका चेंज होता है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आज अलग थी। वो सीधा पठान के सामने जाता है, पठान को बोलता है पठान जी आप टिकट नहीं लिया। पठान बोलता है वापस वही शब्द, पठान कभी टिकट नहीं लेता। तो फिर वो कंडक्टर अब डरता नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आज अलग है। वो दिमाग में ठान क्या जाए कि मैं उस पठान से किसी भी हाल में टिकट कटवा के रहूँगा। तो पठान को बोलता है पठान जी ऐसा क्यों, पठान क्यों टिकट नहीं लेता है, बाकी सब लोग तो ले रहे हैं, पठान क्यों नहीं लेता टिकट। तो पठान जी बोलता है अरे लाले तुम डरते क्यों रहे हो, मेरे पास तो गवर्नमेंट का पास है, ये देखो गवर्नमेंट का पास। और वो पास दिखाता है कंडक्टर को। तो कंडक्टर को समझ में आता है कि उसके पास तो गवर्नमेंट का पास है, वो टिकट कैसे लेगा, वो नहीं लेगा टिकट। तो मैंने पहले उसको कभी पूछा नहीं। तो डर जो है पठान का उसके दिमाग में इतना था कि उसने कभी उससे पूछा भी नहीं कि आपके पास है, आप क्यों टिकट नहीं ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो डर जो है, वो डर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आपका बंद करवाता है। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम के नजदीक जा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस big thinking which you have inside your mind। तो we overestimate the problem। क्या करते हैं हम, ओवर एस्टिमेट करते हैं प्रॉब्लम को और अंडर एस्टिमेट आवर इंटेलिजेंस। हमारे दिमाग का जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एटीट्यूड है, उसको अंडर एस्टिमेट करके प्रॉब्लम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उसके वजह से हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम कुछ क्वालिटीज देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेना आना चाहिए। नंबर 2 इज पेशेंस। वी मस्ट हैव पेशेंस इन आवर सेल्फ। हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज वी शुड बी गुड लिसनर। सामने वाले से बात जो सामने वाला कर रहा है उसको पूरी तरह से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जब सामने वाले दो लोगों में प्रॉब्लम होती है तो सामने वाले की बात सुन के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से कई बार हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो गुड लिसनर इज वन अदर क्वालिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन इज टीम वर्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अकेले कई बार हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ पर टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल है। लीडरशिप इज अनदर क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड। आप में एक लीडरशिप होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड लास्ट इज एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप। जैसे मैंने बताया, वो लड़की ने नेवर गिव अप किया था। उसने देखा था 2 स्टोन उन्होंने ब्लैक निकाले, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। शी गो ऑन थिंकिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ उस सिचुएशन में, मैं अपने आप को कैसे मदद कर सकती हूँ, उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ। और तब जाके उसे कुछ अलग सूझा, उसने कुछ अलग किया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो नेवर गिव अप इज अनदर थिंग विच वी हैव टू टेक इट एज ए इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होना चाहिए। जब नेवर गिव अप की बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सिचुएशन से घबराए नहीं। सिचुएशन कई बार हमारे ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन जब तक हम हमारे दिल में एक पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं तब तक हम
उस पॉजिटिविटी अगर हमारे दिल में नहीं है तो हम जीतने का चांस नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास वो पॉजिटिविटी रहेगी, और जब तक वो पॉजिटिविटी नहीं है तब तक हम जीत नहीं पाते। इसी सिलसिले में एक स्टोरी है जो बेसिकली एक ये जो स्टोरी है बेसिकली एक वॉर की स्टोरी है जो दो किंगडम के बीच में हो रही है। दो किंगडम है, एक बड़ा किंगडम है और एक छोटा किंगडम है। जो बड़ा किंगडम है वो छोटे किंगडम के ऊपर वॉर करता है। देयर इज अ वॉर बिटवीन स्मॉल किंगडम एंड बिग किंगडम। जब ये वॉर हो जाता है तो जो बड़ा किंगडम है उसके पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारी शक्ति है, बहुत उसकी जो सैनिक संख्या है वो बहुत बड़ी है। तो दे पुट अ प्रेशर ऑन दिस स्मॉल किंगडम। तो स्मॉल किंगडम का जो किंग है ही स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या कर सकता हूँ। उसने अपने पूरे जो सैन्य बल है उसको बुलाते हैं, उसके साथ में एक मीटिंग अरेंज करते हैं। तो उस मीटिंग में जो उसका सरदार है वो जो सरदार है वो सरदार क्या करता है, सरदार किंग से बोलता है कि नहीं, हम इस बड़े किंगडम के साथ जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी सामग्री नहीं है, हमारे पास उतना सैन्य बल नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम इस किंगडम के साथ जीत पाएंगे। तो फिर वो राजा बहुत निराश होता है। राजा सोचता है कि क्या करे। उसी राज्य में एक संत रहते हैं। वो संत के पास जाते हैं और संत के पास जाके बात करते हैं संत से कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और मुझे मेरे सरदार ने बताया कि हम इस वॉर में जीत नहीं पाएंगे और हम वॉर में से हार मान ले। जब ये बात चलती है, संत को पता चलती है, संत बोलता है कि ये सही नहीं है। आप पहले तो उस जो सरदार है उसको पहले जेल में डाल दो, क्योंकि अगर वो खुद ही निराश है, वो खुद ही इस हाल में है कि वो जीत आपको हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसा उसे वॉर से पहले ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कभी भी उसके साथ में जीत नहीं पाओगे। तो पहले तो उसे आप जेल में डाल दो। तो जब राजा सुनता है तो राजा बोलता है ठीक है, मैं उसको जेल में तो डाल दूंगा, लेकिन इस वॉर का क्या करूं। वॉर पे तो मुझे कोई ना कोई सरदार चाहिए, कोई ना कोई लीडर चाहिए जो पूरे सेना को लेके युद्ध में जाए। तो संत बोलता है ठीक है, मैं खुद आपका नेतृत्व करूंगा, आपके सैन्य का नेतृत्व करूंगा। और ये सोच के वो आगे बढ़ जाता है। तो किंग क्या बोलता है, ठीक है, यू गो अहेड विथ योर थिंग्स। तो सैन्य को लेके वो आगे बढ़ता रहता है। जब वो सैन्य को लेके युद्ध में जाता है तो बीच में उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। ही वॉचेस अ टेम्पल। और टेम्पल जब भी दिखाई देता है तो वो संत बोलता है अपने सैन्य से कि देखो एक टेम्पल है, तो मैं टेम्पल में जाता हूँ और भगवान से बात करके आता हूँ कि ये जो युद्ध चलने वाला है, युद्ध में कौन जीतने वाला है। तो उसके सैन्य के लोग हैं बहुत हंस देते हैं उसके ऊपर कि अरे भगवान कोई ऐसा बताता थोड़ी है कि कौन जीतने वाला है। वो संत बोलता है नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बहुत सारे साल से भगवान के संपर्क में हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ बात करता है और मैं भगवान की बात समझ लेता हूँ। तो सैन्य बोलते ठीक है, जाइए, आप जाके देखिए क्या होता है। तो वो जाता है टेम्पल में, भगवान का आशीर्वाद देता है। कुछ देर के बाद नीचे आता है। नीचे आने के बाद सैन्य के लोग उससे पूछते हैं क्या हो गया, क्या बोले भगवान। तो वो संत बोलता है भगवान ने कहा है कि अगर आज की रात यहाँ टेम्पल में से कोई प्रकाश आपको दिखाई देगा, कोई प्रकाश आपकी तरफ आएगा, तो आप समझ लेना कि आप जीतेंगे। तो सेना के लोग तो बहुत ये हो गए कि देखेंगे आज रात को क्या होता है। वो रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धीरे 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 प्रकाश कम होने लगता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो उस टेम्पल में से दिए की जलने की उन्हें दिया जलता हुआ दिखाई देता है। वहां से एक प्रकाश आना शुरू हो जाता है। तो सेना बहुत खुश होती है। वो सोचती है हाँ, दिया जल गया, उधर प्रकाश आ गया, इसका मतलब हम इस युद्ध में जीतने वाले हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो दूसरे दिन सुबह वहां से
युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। 21 दिन तक युद्ध चलता है। 21 दिन के बाद जब युद्ध खत्म होता है तो एक छोटा राज्य जीत जाता है, वो बड़े राज्य को हरा देता है। जब वापिस आ रहे थे तो फिर वही टेम्पल लगता है। सैन्य लोग बोलते हैं उस साधु को, संत को, कि जाइए आपने भगवान को प्रणाम करके आइए, उसका आशीर्वाद लेके आइए, उसे धन्यवाद देके आइए कि उसके वजह से हमें ये जीत मिली है। तो संत बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो सेना बोलती है अरे आप तो बहुत ही विचित्र आदमी है, जिस भगवान ने आपको मदद की उस भगवान को भी आप नमस्कार नहीं करने, आप बहुत ही स्वार्थी आदमी है। तो संत बोलता है जब मैं ऊपर से नीचे आया था तो मैं दिया जला के आया था और आपको बताया था कि जैसे अंधेरा हो जाएगा आपको उजला दिखाई देगा। मैंने दिया सुबह ही जला के रखा था, ये तो आपने रात को अंधेरे में देखा, क्योंकि आपको दिन में वो दिखाई नहीं दिया। जैसे दिया आपको दिखाई दिया, आपके दिल में एक पॉजिटिव ऊर्जा आई, जिसको आपको पता चला कि हम जीतने वाले हैं। और जब आपके दिल में जीत होती है तो आप उस लड़ाई में जाके जीत सकते हैं। जब आप युद्ध के लिए निकले थे तो आपके दिल में हार थी, क्योंकि आपका सेनापति अंदर पड़ा हुआ था, मेरे जैसा नया आदमी आपका सारथ्य कर रहा था, तो आपके दिमाग में निगेटिविटी थी। तो वो निगेटिविटी को निकालने के लिए मैंने ये सब किया, ताकि आप उस दिए को देख के आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आए, आपको लगे कि हम जीतने वाले हैं। और उसी ऊर्जा के साथ जब आप आगे गए तो आप जीत पाए। मैं कल न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, कल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था और उसके सिलसिले में बहुत सारी खबरें आज आ रही थी। तो उसमें एक खबर थी कि 2011 का जो वर्ल्ड कप है, उस वर्ल्ड कप का ऐलान जब 2017 में हुआ था, उसी समय पर सचिन तेंदुलकर को पता चल गया कि 2007 में कि 2011 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वो भारत में होने वाला है, उसका जो फाइनल है वो बॉम्बे में होने वाला है। तब उसके भाई अजीत, उन्होंने उसे बताया था कि सचिन तुम इमेजिन करो कि 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी फाइनल का दिन है और फाइनल के दिन के शाम को तुम्हारे हाथ में वर्ल्ड कप लिए तुम वानखेड़े स्टेडियम पे खड़े हो। ये चित्र तुम इमेजिन करो अपने अंदर। और सचिन ने वही चित्र उसके अंदर इमेजिन किया था। उस चित्र को लेके अगले 4 साल उसने मेहनत की और 4 साल की मेहनत का नतीजा था कि 2011 के वर्ल्ड कप में ना सिर्फ हम फाइनल में पहुंचे, हमने उस वर्ल्ड कप को जीता था। और उस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों खिलाड़ी में सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर का था। इसका कारण है कि 2007 से उसने वो दिमाग में लेके रखा था कि 2011 का वर्ल्ड कप हमें जीतना है, मुझे वो वर्ल्ड कप लेके उसी स्टेडियम में खड़ा रहना है। वो दिल में जब तक हम उस जीत को या उस चीज़ को, उस पॉजिटिविटी को नहीं भरते तब तक हम जीत नहीं पाते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी नेवर गिव अप, जिसे हम बोलते हैं, कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्रॉब्लम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वी हैव टू ऑलवेज थिंक इन अ पॉजिटिव वे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव थिंकिंग से देखना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन। नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप सोल्यूशन उसको देंगे तो सोल्यूशन के ऊपर भी वो नेगेटिव बात करेंगे, हर सोल्यूशन को वो प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो हमेशा क्या चाहिए, हमेशा फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। जैसे मैं हमेशा ही बात कर रहा हूँ कि ये कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन का सिचुएशन है, उसे हमने पॉजिटिव लिया है। वी हैव टेकन इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आवर वेबिनार्स, वी हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स कि हम इसके कारण कुछ अच्छा कर पाए। तो ऑलवेज फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन योर सिचुएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर सिचुएशन में ये सोचे कि यहाँ से हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, यहाँ से जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं।